नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम कुछ बात करने वाले हैं साहब, जो असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है भारतीय समाज में, तो ये क्या होगा? इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज नीरज अत्री जी हैं और बाबा रामदास जी हैं। तो हम उनसे मुखातिब होंगे, और लेकिन उनसे मुखातिब होने के पहले आप सभी को याद दिला दूं कि हमारा दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे में होगा, और उसमें आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ही लिया होगा। दोनों महानुभाव वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि स्पॉन्सरशिप और रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए अभी स्थान उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन का तो थोड़ा सा ही बचा है, 5%, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं आप दोनों महानुभावों से पूछना चाहूँगा कि साहब कि ये आइडिया जो डेक्कन समिट का है, ये आपको कैसा लगता है? सर, दक्कन का आइडिया बहुत बढ़िया था, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक समिट जो है वो डीप डाउन साउथ, समवेयर इन तमिलनाडु, हाँ, तो और मार पड़ एक जाएगी, समिट सर गिरफ्तार हो जाएंगे हम सब लोग। अभी और बैंगलोर में FIR हो रखी है। तो थोड़ा सेफ रहेंगे कभी, तो अपना थीम है ना। तो सेफ रहना भी आवश्यक है। और एक सर समिट हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, मेरे पास बनारस का ऑफर तो है। नहीं, बनारस तो मान लीजिए है ही ना सर। बनारस तो मान लीजिए हमारा गढ़ है, बनारस में तो हम समिट कर ही लेंगे, बट हमें ज्यादा रीच करने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट और साउथ। ये मेरा ऐसा मानना है। बनारस अयोध्या तो होगा ही, उसको तो हम मान के चलते हैं कि वो तो डन डील है, वो तो जब मर्जी आप खाली हाँ बोलिए, बनारस में हो जाएगा, वो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, मुझे हाँ, लग रहा था कोलकाता में भी होना चाहिए। फिर वही बात, सेफ रहना जरूरी है। हाँ, लेकिन सब सीरियसली स्थान संजय, आप ऐसे बता रहे हैं जहां जहां हमारे मेरे पर्सनली या फिर जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ FIR हो चुकी है। और जैसे एयरपोर्ट से उतरेंगे आपके सारे वो भी धर लिए जाएंगे, स्पीकर जितने भी। आएंगे सब धर लिए। हाँ, आप कल्पना कर सकते हो कि एक्स मुस्लिम साहिल को कलकत्ता में और तमिलनाडु में क्या ट्रीटमेंट देंगे ये लोग। बल्कि आपको ये बताऊं, पुणे का भी जब हमने तय किया था ना, तो वो कंडीशनल था कि तभी करेंगे जब बीजेपी सरकार होगी, वरना नहीं करेंगे। नहीं तो हो ही नहीं सकता वो। तो लेकिन जो आइडिया बेसिकली संजय जी, हमें कई और शहरों में फुटप्रिंट अपना बढ़ाना चाहिए आइडियली। तो क्योंकि अभी ये एक स्टेप है अगला, पुणे वाला, और फिर मुझे लगता है कि उड़ीसा में करें, ताकि हम जैसा बाबा जी बोल रहे थे ना कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत जरूरी है, तो फुटप्रिंट तो जितना बढ़ता जाए उतना अच्छा है, क्योंकि नहीं तो ये फील्ड तो सारी वामपंथियों ने कब्जे में कर रखी है। जी जी, बिल्कुल। तो आइए जरा बात करते हैं थोड़ा महाकुंभ की, और महाकुंभ के इर्द गिर्द हो रही राजनीति की। तो नीरज अत्री जी, ये साहब, ये मैंने देखा कि एक ही हमारे आचार्य प्रशांत जी होते हैं अद्वैतवादी, और मैंने इनको विशेष ध्यान से तो नहीं सुना है। लोग कहते रहते हैं मुझसे कि साहब इनको बुलाइए बुलाइए, लेकिन 2-4 बार मैंने उनको सुना तो मेरे समझ में नहीं आया उनकी बात। आपने तो इनके ऊपर गहन अध्ययन किया है। तो हमारे जी। जो नागा साधु लोग थे, उन्होंने इनकी स्टॉल क्यों उखाड़ दी, और उनके जो लोग थे उनकी पिटाई विटाई क्यों कर दी? साहब, ये तो बड़ी असहिष्णुता है। हमारा सहिष्णु जो है सर्वधर्म समभाव, उसका विनाश नहीं हो रहा है क्या? है कौन ये आचार्य प्रशांत? देखिए, ऐसा है संजय जी, एक ना वो एक फ्रेज है अंग्रेजी में, द वर्ल्ड विल गिव यू एज मच हॉर्स शिट एज यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट। तो अब हम जितने ज्यादा सहिष्णु होते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे ऊपर कचरा फेंकते जाएंगे। और जो नागा साधियों ने किया है ना, मैं आपको इंस्टांस बताता हूँ। पिछले महीने बैंगलोर में था मैं, तो वहाँ एक संत थे, स्वामी वेद तत्वानंद जी।
उनसे बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि ये आचार्य प्रशांत जैसे जो लोग हैं, जो सनातन का मुखौटा ओढ़ के और सनातन का ही विनाश कर रहे हैं, तो इनके बारे में हमारे संतों को कुछ कदम उठाना चाहिए। मेरा उनसे रिक्वेस्ट थी। तो लेकिन ये नागा साधुओं ने जो किया, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। नहीं तो जिस तरह से इस तरह के लोग छद्म रूप लेकर अद्वैत की बात करते हुए और भगवत गीता की बात करते हुए जो सनातन के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट प्रचार कर रहे हैं और अंदर ही अंदर से हमारे समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जनरली लोग इसे बड़ा लाइटली ले लेते हैं। तो मैं आपसे एक जी। प्रश्न के फॉर्म में अगर पूछूं कि मोक्ष से आप क्या समझते हैं? मोक्ष तो टाइम साइकिल से लिबरेशन है। जन्म मरण की जो साइकिल है उससे छूट गए तो आप मोक्ष में चले जाओ। अच्छा, दूसरा, पुनर्जन्म का अर्थ ये होता है, जो मेरी समझ है, आप दोनों मुझसे इसमें ज्ञान वृद्ध हैं तो आप मुझे बताइएगा, कि हमारे शरीर में आत्मा होती है। जब शरीर का अंत होता है तो आत्मा निकल जाती है और फिर अपने कर्मों के अनुसार वो दूसरे शरीर में जाती है। बिल्कुल भगवत यही है। गीता भी यही कहती है, हमारे सारा वेदांत यही बोलता है। लेकिन ये आदमी इन दोनों कोर कॉन्सेप्ट्स को, पुनर्जन्म को भी और मोक्ष को भी, दोनों को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहा है कि मैं लिटरली शॉक्ड था कि इस आदमी की दुकान सनातन धर्म के नाम पे कैसे चल रही है इतनी देर से। अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ ये क्या बोलता है। अगर जी हाँ, जी हाँ, दिखा सकते हैं क्या? हाँ, आप स्क्रीन शेयर करें, दिखा सकते हैं, दिखाएंगे, 1 मिनट। उसमें कॉपीराइट का इशू ना आ जाए इसलिए मैंने कहा, लेकिन मैं दिखाता हूँ। नहीं, कॉपीराइट का इशू तो आएगा, बोल ही दीजिए, वही ठीक है। फिर मैं सुना देता हूँ केवल, है ना, सुना देता हूँ मैं, जो ये बोल रहे हैं हम सुन लेते हैं उसे। पहला तो बिल्कुल टेक्स्ट का एरर है जो मैं पहला बता रहा हूँ। पर्सनैलिटी और कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन तुझे कुछ याद नहीं है, ये मैं तुझे कोई पहली बार थोड़ी बता रहा हूँ, ये जो मैं तुझे अभी बातें बोल रहा हूँ ना, ये मैं तुझे बहुत बार पहले बोल चुका हूँ। वो नाम लेके बताते, अच्छा, मनु का नाम लेते हैं, इक्ष्वाकु का नाम लेते हैं, वसवान का नाम लेते हैं, कहते ये सब थे, बस बात ये है कि तुझे कुछ याद नहीं है। अब आई होप ऑडियो क्लियर था। हाँ, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, ये जो आदमी भगवत गीता के लेक्चर देता है, उसने क्या किया कि अर्जुन को कह रहा है कि ये मैं तुझे पहले भी सुना चुका हूं, जबकि भगवत गीता में कतई ये नहीं आता। चौथा अध्याय जब स्टार्ट होता है तो भगवान कृष्ण उसे बोलते हैं कि मैंने ये पहले सूर्य को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, फिर विवस्वान को दिया। ये तो इसका टेक्सचुअल और फैक्चुअल एरर आ गया। लेकिन उससे ज्यादा सीरियस बात जो है वो आगे आती है। इसका क्लेम क्या है कि जो पहला अध्याय जिसे हम विषाद योग कहते हैं, उसमें अर्जुन ने जो वर्ण संकर की बात की है, उससे पहले बहुत सारे श्लोक हैं, उसके आगे बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें वो अपना विषाद सारा बता रहा है। आप दोनों ने ही पढ़ा हुआ होगा वो, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन ये उसे कैसे प्रेजेंट कर रहा है वो सुनिए जरा, कितना शॉकिंग है वो। और जो दूसरी चीज होती है वो होती है सोसाइटी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। पता है क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर ये लड़ाई हो गई तो जितने क्षत्रिय हैं वो सब मर जाएंगे। जितने क्षत्रिय मर जाएंगे तो उनकी जो पत्नियां हैं वो फिर जा करके जो दूसरे वर्ण के लोग हैं उनसे संबंध बनाएंगी। अभी देखो क्या चल रहा है, ये किस लेवल की थिंकिंग है, ये सोशल कंडीशनिंग है। जैसी आज है वैसी उस समय भी चल रही थी, इसीलिए तो गीता आज भी रिलेवेंट है जी। तो अगर सारे पुरुष मर गए, राइट, then who will then restrain the women? Restrain the women. That is the concern. That's the concern, because they will then go and mate with people of other varnas, so called lower varnas. उसको मोटे तौर पे ये भी कह सकते हो कि दूसरी कास्ट्स के साथ जाके वो मिंगल करेंगी, तो बच्चे पैदा होंगे। और वो जो बच्चे जी, मतलब ये मूर्ख जो है ये नहीं बताता कि साहब की ये जो अर्जुन विषाद योग है उसको सीधे सीधे दूसरे अध्याय के आरंभ में ही कृष्ण कह देते हैं कि तू क्या बकवास कर रहा था, दिमाग खराब हो गया।
हाँ, नहीं लेकिन ये दूसरा चीज तो अध्याय यही आरंभ होता है और फिर कहते हैं क्लैब्यम स्मगमः पार्थ। अरे तू कायरता को मत प्राप्त हो अर्जुन। क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो त्यक्तोष्ठि परंतप। तो लेकिन मतलब यहाँ क्या चीज माने, जो अर्जुन कह रहा है उसी के ऊपर तो पूरी गीता है। एग्जैक्टली पहले अध्याय में जो कुछ अर्जुन ने कहा है उसी के ऊपर तो भगवान ने पूरी गीता कही है, और वो अर्जुन के वाक्य को ही जो है वो बता दे रहा है कि साहब की ये सिद्ध वाक्य है। हाँ, अब इसमें मैं अगर इसमें ऐड करूं संजय जी, दो चीजें इसमें जो हमें ध्यान में देनी है। पहली ये कि इसका क्लेम क्या है कि रिस्ट्रेन द वुमन। अब ऐसा कहीं पूरी गीता में रिस्ट्रेन से मिलता जुलता कहीं शब्द आता ही नहीं कि रिस्ट्रेन द वुमन की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि इसने ये शो करना है कि हमारे देश की ट्रेडिशंस जो हैं वो मिजोजिनिस्टिक हैं, वो स्त्री विरोधी हैं, इसलिए इसने इस शब्द को स्पेसिफिकली यूज किया, रिस्ट्रेन द वुमन। और सामने जो इंटरव्यू कर रहा है वो फिर क्वेश्चन करता है रिस्ट्रेन द वुमन, क्या ये कंसर्न है? तो फिर उसको रीइंफोर्स कर रहा है कि रिस्ट्रेन द वुमन इज द कंसर्न। दिस इज द लेवल जिसपे जाके ये सारे की सारी गीता को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी चीज जो वर्ण संकर के उसमें और मजाक पता क्या उड़ा रहा है? अब अर्जुन बोलता है कि जो वर्ण संकर होते हैं फिर उससे जब वो पिंडदान करेंगे तो पितृ तृप्त नहीं होते हैं। उसे इसने इतने डेरोगेटरी टर्म्स में बोला है कि वो भी मैं सुनाता हूँ, एक मिनट, इसके साथ ही आगे आने वाला है। होंगे वो कहलाएंगे वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब कि एक माँ एक वर्ण की है और बाप दूसरे वर्ण का है, और बाप वो भी निचले वर्ण का है। और जो वर्ण संकर होता है, ये जो साधारण संस्कृति होती है, जो लोक संस्कृति होती है, पॉपुलर कल्चर, उसमें वर्ण संकर अच्छा नहीं माना जाता। और जो कहानियां हैं वो बोलती हैं कि वो जो अब इसमें ये जो इसने बोला किस तरह से इसने कहानी को चेंज किया कि वर्ण संकर जो पॉपुलर कल्चर में अच्छा नहीं माना जाता, जबकि आगे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर मैं अपना कर्म ठीक से नहीं करूंगा तो मैं भी संकर करने का पापी हो जाऊंगा, का दोष मुझ पे भी लगेगा अगर मैं कर्म नहीं करूंगा। तो कहीं भी एक तो संकर को कहीं पर भी कृष्ण भगवान उसे डिसोन नहीं कर रहे, उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। फिर दूसरी चीज जो ये बोल रहा है उसे सुनिए। मर गए हैं पुराने लोग, द एंसेस्टर्स। मर गए हैं पुराने लोग, द एंसेस्टर्स। ये अब यहाँ हम एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते, इतने डेरोगेटरी सेंस में बोल रहा है जैसे पितृलोक को भी मना कर रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ऐसी आत्मा होती नहीं, ना पितृ होते हैं ना पितृलोक होता है। तो आगे शब्द सुनिए इसके आगे। उनकी आत्माएं सब घूम रही हैं और उनको तर्पण अर्पण करना पड़ता है, द होली ऑफरिंग्स, जो कि श्राद्ध वगैरह जाते हो गया। जी बिल्कुल। तो वो बच्चे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, जब ये ऑफर करेंगे तो वो जो आत्माएं घूम रही हैं वो स्वीकार नहीं करेंगी। वो स्वीकार नहीं करेंगी तो भूखी प्यासी रह जाएंगी। Now these are the arguments that Arjun is forwarding to Krishna. So now we know what the Gita is for. और दूसरी है सोशल कंडीशनिंग, जो चीजें आपने सुन ली आपके दिमाग में भर दी गई कि मेरी महिलाओं का क्या होगा, what will happen to all the women, as if the men are supposed to possess the women. अब यहाँ फिर से इसने उसी चीज को रीइंफोर्स किया, as if men are supposed to possess the woman। इसीलिए मैंने इस पे वो वीडियो बनाया था कि इससे हमें बच के रहने की जरूरत है। they are supposed to be possessing each other। एग्जैक्टली मतलब हाँ, वो जो सारा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होने का कॉन्सेप्ट तो यही है। हाँ, आपके दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जो मूर्खता की बात कर रहा है, ये पुनर्जन्म की आपने बताई, तो कृष्ण स्वयं कहते हैं हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः हम आदिश्य मध्यम च भूतानामेव अंत च। तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टिव चीजें लेके, तो अच्छा, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि इसकी जो पिटाई हुई वो ठीक हुई। अब मैं बाबा जी के पास पूछता हूँ, जी आप क्या सोचते हैं बाबा जी? इसके जो लोगों की पिटाई हुई और इसकी स्टॉल भगा दी गई और तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आपका क्या विचार है? नागा साधुओं के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। सर, दुष्ट तत्वों की पिटाई तो मतलब होनी भी चाहिए। और जैसा कि नीरज भाई बता रहे थे, तो
निश्चित रूप से ये आदमी पिटाई का पात्र था। और मैं तो इसको बहुत दिनों से एग्जैक्टली मैंने कभी फॉलो तो नहीं किया, बट आई हैव बीन हियरिंग अबाउट हिम। और यूथ जो है ना, यूथ चूंकि वो बहुत ज्यादा गहराई में तो उतरता नहीं किसी विषय की, तो ऐसे लोगों से, ऐसे छद्म लोगों से बहुत जल्दी इंप्रेस होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये आजकल एक नई बीमारी आ गई है, ये आईआईटीएन, फेल्ड आईआईटीएन या फेल्ड इंजीनियर अगर कोई काम करे ना, कोई भी उल्टा सीधा काम करे, तो उसको रिकॉग्निशन जल्दी मिलता है। तो ये भी मैंने सुना है, ऐसा ही है कोई आजकल। वो एक आईआईटीएन बाबा भी हैं, वो बहुत लोकप्रिय हुए पड़े हैं, आईआईटी मुंबई से पता नहीं कौन सी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या क्या पढ़ के आए थे, फिर वो तो भाई उनको आज की तारीख में जो इतनी ज्यादा जो प्रसिद्धि मिल रही है, वो सिर्फ इसलिए, उनका जो मेन फैक्टर है वो इसलिए कि वो आईआईटीएन है, आईआईटी मुंबई के इंजीनियर है। तो उसी तरह ये प्रशांत जो है ना, ये प्रशांत, क्या नाम है इसका, पूरा नाम क्या है? आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत, ये भी शायद कोई किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से ही पास आउट, कोई इंजीनियर ही है एक्स। तो मैंने कई युवाओं को इसके बारे में बात करते हुए सुना। तो अब सब नागा साधुओं ने अगर पिटाई की है और इसका पंडाल उजाड़ दिया है, तो नागा साधु ने सर सही किया होगा। और इसने वहां पे जाके भी कोई निश्चित रूप से नहीं, मैं बता रहा हूँ उसने क्या किया था। उन्होंने कहा हाँ, ये कुंभ आत्मविश्वास है, ये पोस्टर लगा के और माइक पे बोल रहे थे कि ये कुंभ जो है ये अंधविश्वास है। अच्छा, कुंभ ये प्रचार अंधविश्वास कर है। रहा। हाँ, तब तो सर फिर तो बिल्कुल उचित, बहुत उचित पिटाई हुई है। और नागा साधुओं की पिटाई तो सर, पर अब भी सर ये दुर्बुद्धि, अगर इसको अकल आ जाए, नहीं आएगी, नहीं आएगा, अकल नहीं आने वाली इसकी, क्योंकि इसका तो अच्छा खासा धंधा चलता है, बिजनेस चलता है हाँ, इससे, और इसने अच्छी खासी फॉलोइंग बना रखी है साहब। इसके लोग जो हैं वो कम से कम मेरे चैनल में आके 50वां बार ये कह चुके हैं, आचार्य प्रशांत को बुलाइए, आचार्य प्रशांत को बुलाइए। भाई आचार्य प्रशांत की बात मेरी समझ में नहीं आती तो मैं क्यों बुलाऊं? यही बातें उल्टी पुल्टी ऐसी करता है, ऐसा लगता है कि इसको तो बेसिक जो ज्ञान है धर्म का वही नहीं है। लेकिन वो अपने वो गीता का प्रवचन, अब गीता तो देवदत्त पटनायक भी पढ़ाते हैं ना, क्यों नीरज जी? बिल्कुल। और ये उसी का नया वर्जन समझ लीजिए। ये बस ऐसा है कि ओशो को डंप डाउन कर दीजिए आप 80%, और फिर उसे वामपंथ का इंजेक्शन लगा दें तो आपको आचार्य प्रशांत मिल जाएगा। अच्छा, अभी जो बाबा जी ने ओशो की तो बात अलग है, ओशो तो एक अलग ही लेवल पे थे। मैंने इसलिए बोला ना कि आप डंप डाउन कर दो। ओशो तो इससे बहुत अच्छे लेवल का चिंतक था, क्योंकि वो ओशो तो वाकई एक चिंतक थे, वाकई एक चिंतक थे। तो ठीक है, उनके कई विचारों से आपका मेल ना हो, आप सहमत ना हो, लेकिन वो तो मूल चिंतक थे भाई। हाँ, मतलब ओशो की ऐसी सिर्फ 5-7% चीजें हैं जिनसे हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वो एक अच्छे चिंतक थे। लेकिन वो ये भी जो कॉपी कर वो कहते हैं जिनसे हम असहमत होते हैं, उसके भी तो कई पंथ हैं। अब बाबा जी तो अघोर पंथ में हैं, जानते हैं, तांत्रिकों की प्रैक्टिसेस जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये परंपराओं में नहीं है जो वो ओशो कहते थे, लेकिन वो जो है वो बहुत हाई लेवल की चीजें होती हैं, तो आम आदमियों की समझ में नहीं वो रिएक्ट करते हैं। इसकी लुक्स और मैनरिज्म की बात कर रहा हूँ, उस पे अपने आप को ये वो कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है उस पे। और एक जो बाबा जी ने बात बोली थी ना आईआईटी वाली, कि आईआईटी आईएम प्लस ये अपने आप को आईएएस भी बताता है। हाँ, अच्छा, कि आईएएस में पहले आईए, अभी भी लिखता अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे इसके तो लिखा था पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। और फिर अभी इसने थोड़ा, जैसे वो विकास दिव्य कीर्ति वाला केस था, वो भी वैसे झूठ बोलता था ना, तो ये भी उसको तो मैंने चैलेंज किया था, उसने कभी जवाब ही नहीं दिया। ये भी यही काम कर रहा है। और फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तो अब ये बोलता है कि मेरा
IRS में सिलेक्शन हो गया था, फिर अब ये इस कहानी पे आ गया। लेकिन एनीवे अच्छा, दूसरी चीज संजय जी जो आपने मोक्ष की बात की थी, अब मोक्ष होता है कि हम जन्म मरण के जो ये चक्र में फंसे हुए हैं उससे अगर निकल जाते हैं, वो मोक्ष होता है। अब ये मेरे जैसे अल्प बुद्धि को भी पता है, लेकिन ये जो इस पे ज्ञान देता है, अद्वैत सिखाता है, इसकी बात सुनिए। ये एक इंटरव्यू इसकी किसी और एक यूट्यूबर ने लिया है। वो यूट्यूबर पहले अपना एक हाइपोथेसिस इसके सामने रख रहा है कि मेरे हिसाब से पुनर्जन्म ये होता है, और फिर उसे आगे इलेबोरेट करता है। सुनिए, 2 मिनट का है शायद ये। पर बैठे थे, ट्रेन मोक्ष तक पहुंच गई। वो काहे की ट्रेन है? वो एवोल्यूशन की ट्रेन है। इवॉल्व होते होते ट्रेन ने आपको मोक्ष तक पहुंचा दिया। आप तो ट्रेन में सो रहे थे, आपने क्या किया? कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई मेहनत नहीं करी, तो वो मोक्ष बेकार होगा। मोक्ष का मतलब होता है जो भी आपकी कंडीशन है, अच्छी है, बुरी है, भीतर से कितनी आपको बॉन्डेज है, बाहर से आपकी कितनी मजबूरियां हैं, उन सब के बावजूद स्ट्रगल करना। सो मोक्ष इज वॉरफेयर, मोक्ष इज रणक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। मोक्ष की बहुत सुंदर सरल परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। वो कहते हैं कि सोई जानहि देहु जेहु देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होई जाई। जो परमात्मा के स्वरूप को अपने आप में पहचान लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो तुम ही, मतलब वो स्वयं राम बन जाता है। इससे अच्छी परिभाषा तो मैं सरल शब्दों में मैंने नहीं सुनी जी। इनकी तो बात ही अलग है, इसको तो क्या कह सकते हैं। वो मोक्ष जो है वो कुरुक्षेत्र है। अभी आगे सुनिए इसे। मोक्ष का मतलब ही यही है कि अपने एनिमीज को फाइट करना है जो भीतर है, उससे जो लिबर्टी मिलती है। वो जो एनिमीज को फाइट करना, उसके लिए हमने अभी एक वर्ड यूज किया था। क्या वर्ड था वो? नेति 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 नेति। तो वो एक तो होती है फिजिकल स्लॉटरिंग, ऐसे मार दिया, और एक होती है कि वो जो भीतर थे, जो मुझ पे चढ़ के बैठे हुए थे, मैंने उनको निगेट किया। ये जो सारी फोर्सेस जिन्होंने मेरे को बांध रखा है, उनको धीमे धीमे ट्राई किया और रियलाइज करा ये नहीं। उसके बाद क्या होता है? पहुंचना नहीं होता। हाँ, पहुंचना कुछ नहीं है पहुंचने जैसा। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा मिथ है कि देयर इज अ पॉइंट और अ डेस्टिनेशन टू बी अराइव्ड एट। कुछ नहीं है, इट्स अ कंटीन्यूअस मूवमेंट। एंड सो तो मोक्ष जो है वो कंटीन्यूअस मूवमेंट है, कहीं पहुंचना नहीं है। ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी। आगे सुनिए। act of continuous movement. Liberation is continuous movement towards liberation. It is not a point, not a destination to come to. And so the concept of moksha, liberation, is then a mythology. एक almost like a bait कि तुम उधर जाते रहो। ये bait नहीं है जी। ये बताने के लिए है कि ये संभव है कि तुम इतने dedicated हो जाओ, you fall so madly in love that you ignore all other directions and move only in the direction of liberation continuously. जो ऐसा पागल हो गया, एक अर्थ में पागल हो गया, इतना वो इमर्स हो गया, इतना डेडिकेटेड, डिवोटेड हो गया, उसको फिर लिबरेटेड बोल सकते हैं। लिबरेशन को प्रतिपल की अपनी यात्रा बना लिया, हम उसको लिबरेटेड बोल देंगे। जो लगातार उस यात्रा पे चल रहा है, उसको हम एज अ यूफेमिज्म कह सकते हैं कि लिबरेटेड है। लो जी, ये है यूफेमिज्म हो गया ये तो। हाँ जी। थोड़ा हम इस पे रिएक्शन ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं बाबा जी की। जी बाबा जी, ये जो आपने ज्ञान सुना, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर, मैंने बोला ना कि ये इनका जो, मैंने इसीलिए इस आदमी को मैं इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं कि ये आजकल सर कट पेस्ट ज्ञान जो है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और की इसीलिए आलोचना होती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जितना भी ज्ञान प्रसारित होता है वो कट पेस्ट ज्ञान है। और आजकल तो कट पेस्ट ज्ञान को अर्जित करना और उसको प्रेजेंट कर देना, और आप आपने बहुत सारे ऐसे साधन आ गए हैं जो कि आपको तुरंत फीड करते रहते हो, आप बोलते रहते हैं। सर बात यह है ना कि जिस विषय पे ये व्यक्ति बोल रहा है, सर उस विषय पे बोलने के लिए
मेरे हिसाब से कम 10-20 साल का अध्ययन, स्वाध्याय और किसी बहुत अच्छे गुरु से शिक्षा लेने के बाद ही हमें ऐसे विषयों पर बोलने की हिमाकत करनी चाहिए। तो सर ये सारा कट पेस्ट ज्ञान है। अच्छा, बात ये ना कि आप जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, इस व्यक्ति के सामने जो लोग बैठे होते हैं वो तो है आजकल के युवा, ज्यादातर जो छात्र जो कि इससे इंप्रेस होते हैं। अच्छा, आप ऐसे लोगों की जो एड्रेस होता है ना, इसमें एक और क्वालिटी बहुत देखेंगे कि ये बीच बीच में अंग्रेजी का बहुत प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बाबा डम में ना सर, मैंने तो, हालांकि मुझे भी बहुत समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 1.5 साल ही हुआ है, मैंने एक चीज देखा है कि बाबा डम में ये जो नई नस्ल और ये जो शहरी उपभोक्ता है, बाबा डम इज अ प्रोडक्ट, इसको आपको एक नए उपभोक्ता वर्ग को बेचना होता है चेला बनाने के लिए। तो सर उसके लिए अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप शुद्ध सचमुच सब्जेक्ट के ज्ञाता है, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु आप अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो वो उस क्लास में आप पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्लास खुद अपने आप में इतनी ओछी है, इतनी छिछली है, वो सिर्फ सुपरफिशियल चीजें ही देखती है। उसको सिर्फ प्रोडक्ट की पैकेजिंग से मतलब होता है, उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी की गई है। तो सर ये तो हमारे न्यू एज बाबाज जो हैं उनकी बड़ी क्रेज है वैसे तो। हाँ, ये एकदम आपने सही कहा। तो भैया जो न्यू एज बाबा था ना, ही इज अ न्यू एज बाबा। और सर नए इस वर्ग को ना सर कुछ भी आप परोस दें, कुछ भी परोस दें। और एक चीज मैं आपको बताऊं सर, ये आज के लाइफ में जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है ना, बाबा डम की दुकान इस स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा चल रही है कि लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि इनको कहीं से कहीं कोई एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। वो सपोर्ट सिस्टम सोसाइटी इनको प्रोवाइड कर नहीं रही, फैमिली इनको प्रोवाइड कर नहीं रही, इनका अपना कोई पीयर ग्रुप इनको प्रोवाइड कर नहीं रहा, फैमिली के पास टाइम ही नहीं है, इनके साथ के जितने लोग हैं वो भी उन्हीं की तरह फ्रस्ट्रेटेड और उन्हीं की तरह स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन में है। तो ये सर बाबाज कम हैंडी, बिल्कुल ठीक। तो बाबा डम जो है ना सर, वो बहुत अच्छा, बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन गया है, जहां आपको सिर्फ 2-4 गिनी चुनी बातें रट लेनी है, एक लेक्चर प्रिपेयर करना है और इन अकल के अंधों को सुना देना है। सर ये आचार्य प्रशांत उसी कड़ी का, उसी स्कूल का एक बाबा है। पर सर इसको एक्सपोज करना जो है ना, जैसे आपने आज जो ये टॉपिक उठाया, ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और नागा साधुओं ने जो इसकी पिटाई की है कुंभ में, इसको और ज्यादा प्रचारित किया जाना चाहिए कि ये आदमी एक छुपा हुआ वामपंथी है हमारे बीच में, जो कि हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्म को, हमारी फिलॉसफी को गलत तरीके से प्रेजेंट करके अपना उसमें वामपंथी एजेंडा घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये देखें कि जो हमारे अखाड़ों की परंपरा है, तो अखाड़ों में सबसे पहला स्टेप होता है नागा साधु। नागा साधु के बाद वो महंत बनता है, महंत के बाद में वो मंडलेश्वर बनता है, मंडलेश्वर के बाद में महामंडलेश्वर बनता है, तब जाके उसको आचार्य महामंडलेश्वर के लिए वो एलिजिबल होता है। और कितने उसको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कितना संयम बरतना पड़ता है, कितना इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है, तब जाके वो आचार्य महामंडलेश्वर बनता है। और ये भाई साहब कोई भी जो है वो अपना नाम आगे आचार्य लगा लिया, हो गए आचार्य। आजकल तो स्कूलों में जो है वो सारे के सारे आचार्य प्राचार्य होते हैं।
स्वघोषित। स्वघोषित। हाँ। मैं भी सोच रहा हूँ आप नीरज जी आप भी अपने नाम के आगे आचार्य लिख लीजिए। ये ठीक है। हाँ, नहीं और डबल लिख मैं लीजिए। आप रखिए कि साहब की आचार्य आलिम नीरज अत्री। इस्तिंजा इस्तिंजा इस्तिंजा। क्योंकि आप आचार्य भी हैं आलिम भी हैं। हाँ, बात तो ठीक है। जब किसी परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं तो जो चाहो नाम लिख लो। मैं तो पक्के दावे से कह सकता हूँ कि साहब कि आपकी जो कुरान और हदीस की जो जानकारी है वो बहुत अच्छे आलिमों से ज्यादा है। ये बात ठीक है। जो बाबा जी ने एक बात बोली ना संजय जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि आज इतना स्ट्रेस है सब जगह पे, सब लोग उनके अंदर एक भूख है जानने की कि हम कौन है, अपनी जड़ों को पहचानने की। और शायद ये हमारी आज की जो व्यवस्था है उसकी कमी रही है कि जो सच में साधु महात्मा है, जो इसकी टारगेट ऑडियंस है, जो उन्हें सच बता सकते थे, उन्हें अद्वैत बता सकते थे, उन्हें अध्यात्म सिखा सकते थे, उस वैक्यूम को इस जैसे जो ढोंगी हैं वो उसको उपयोग में ला रहे हैं। और उसे जो इन्होंने बाबा जी ने बोला कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के थ्रू उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो शायद ये हमें एक समाज के रूप में सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे ढोंगी क्यों सफल हो रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज संजय जो मैं आपसे बात कर रहा था पुनर्जन्म की। अब भगवत गीता का जो ज्ञान है, दूसरे अध्याय में जब भगवान कृष्ण शुरू करते हैं, 11वें श्लोक से शुरू करते हैं, अशोचनशोचस्य प्रज्ञावादनश्च भाषते, और 12वें में वो फिर उसे वही बोलते हैं कि न त्वेवा हम न जातु नासम न त्वम मेमे जनाधिपा। और उसके बाद सारा पुनर्जन्म से शुरू कर रहे हैं कि तू देही है, तू देह नहीं है। लेकिन ये आदमी इस सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे डिस्टॉर्ट कर रहा है, अब उसका एग्जांपल मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिए। ये कहाँ से आ रही है आवाज? अच्छा, जी जी सुन। जी बाबा जी म्यूट कर दीजिए आप। ये निराशा से दूसरी निराशा का सफर, ये मेरा एक पर्सनल थ्योरी रही है, पता नहीं कितनी अकलमंद है। मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होता कि मैं मरता हूँ फिर दोबारा पैदा होता हूँ। वो रीबर्थ है, वो इसी जीवन में कई बार हो जाता है कि एक कोई उम्मीद थी, वो मेरा ग्रैंड विजन था, वो टूट गया। अब मैं दूसरा ही आदमी निकला हूँ दूसरे एंड पे। मैं 2 साल पहले और था, 4 साल पहले और था। क्या रीबर्थ यही है? 2 तरीके से, पर्सनल लेवल पर भी होती है और एग्रीगेट लेवल पर भी है। हाँ। पर्सनल लेवल पर जो कहा वो मोर और लेस सही है। मैं जो हूँ, मेरा सेंटर वही रहता है, बस एक तरफ मेरी उम्मीद टूटी, मैं दूसरी तरफ चालू हो जाता हूँ। तो जो पुरानी चीज थी उसने रीबर्थ ले ली है, पर किसी और तरीके से। ठीक है। पहले मेरी उम्मीद ये थी, मेरे पास पैसा हो जाएगा जी, तो मुझे चैन मिल जाएगा। अब वो पैसे से मिला नहीं, तो अब मैं जा रहा हूँ फेम खरीदने। अब मुझे फेम मिल जाएगी तो मुझे चैन मिल जाएगा। ये रीबर्थ ही है। ये जो पुराना वाला था वो तो चला गया, अब वो पैसे से नहीं उम्मीद रख रहा, पर वो फेम से उम्मीद रख रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल है रीबर्थ का। ये तो है विद इन वन लाइफ टाइम, राइट। द अदर रीबर्थ इज ऑफ द काइंड कि समझ लो पेड़ होता है, उसमें से पत्ता गिरता है जी। जो पत्ता गिर गया वो कभी दोबारा नहीं आता, पर पत्ते दोबारा आते रहते हैं। हाँ, so once you are gone you will not return, but many more like you, an infinite number like you will keep recurring. तो पिछले साल की कोई जीवात्मा निकल के नए वाले में नहीं घुस गई कि तुम मरोगे तो तुम्हारी जीवात्मा निकल गई थी दूसरे में घुस जाएगी। लो जी, आगे भी सुन लेते हैं, आगे भी सुन लीजिए इसे। मतलब याद है, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई आत्मा नहीं निकलती है जो दूसरे में चली जाएगी। आगे सुनिए। सेल्स हैं, सेल्स लगातार इतनी देर में हमने बात करी, इतनी देर में हजारों लाखों सेल्स हमारे मर गए, उतने ही पैदा भी हो गए। ये लगातार जो है ये पुनर्जन्म चल रहा है। ये है जी, ये पुनर्जन्म चल रहा है। वेरी गुड। अब मैं बताऊं वो अभी जो है वो मैंने परसों एक इस पे कुंभ में पिटे आचार्य प्रशांत जो है ये मैंने किया था धीरेन्द्र पंडित जी और वीएन भट्ट साहब के साथ में। अच्छा जी। तो उस पर आप देखें कि साहब की
इसका जो सिस्टम है वो कितना एक्टिव है कि 2000 से ऊपर कमेंट आए हैं और उसमें मेजॉरिटी जो है वो इसके फेवर में। हाँ हाँ, इसका पूरा संजय जी जो मुझे पता लगा है, इसका इसमें पूरा पूरा एक, इकोसिस्टम है। हाँ वो जैसे ना वो मधुमक्खियों का छत्ता होता है वैसे आके कमेंट करते हैं वो। मेरे साथ भी हाँ। किया है इन्होंने, और एक दो और लोगों ने जिन्होंने किया उनके साथ ये करते हैं ऐसा। लेकिन मेरे साथ क्या, मैं कहा अब तो मैं इसे पूरी तरह एक्सपोज करूंगा, और मैंने फिर इस पे पूरी सीरीज ही बना दी। अब देखिए भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है ना। अब उसमें क्या आता है, देहिनो अस्मिन्य था देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। देहांतर प्राप्ति की इससे स्पष्ट बात आपको कहाँ मिलेगी? और ये भगवत गीता का आचार्य ये बता रहा है कि तुम्हारे अंदर से कोई आत्मा निकल के दूसरी जगह नहीं जाती है। इससे बड़ा स्पिरिचुअलिटी के नाम पे फ्रॉड, आज से 10-15 साल पहले देवदत्त पटनायक था, उसकी दुकान तो हो गई बंद, अब ये उसको रिप्लेस कर। और वैसे उसकी दुकान भी हम ही लोगों ने बंद की है और हाँ किसी इसकी भी करनी पड़ेगी संजय जी, क्योंकि ये बहुत जड़ें पकड़ चुका है। और अभी देखना कमेंट बॉक्स में आएंगे, अच्छा वो करेंगे क्या, मेरिट पे एक भी रिप्लाई नहीं देंगे आपको। जो आपके कमेंट बॉक्स में आएंगे ना, मेरिट पे एक भी बात नहीं होगी। क्या होगा, आपको आप आचार्य जी से जलते हो इसलिए आपने ये कर दिया, आपको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है इसलिए आपने ये कर दिया, या क्या होगा आप उस लेवल तक सोच ही नहीं सकते। मतलब इस तरह की हाइपोथेटिकल वेग सी बातें बोल देंगे, मेरिट पे कोई बात नहीं करता जो आते हैं। जी चलेंगे बाबा जी के पास। अब बाबा जी आप सुन रहे हैं? अनम्यूट कर लें जी। तो अब महाकुंभ को लेकर इस बार जो पूरे भारत में और पूरे विश्व में जिस प्रकार से एक मैं क्या कहूँ, एक उत्कंठा भी है, जिज्ञासा भी है और श्रद्धा भी है, वो आपने पहले कभी देखी? मैंने पहले इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया है, आपने तो किया है, तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं। सर मैं आपको बताऊं, ये जो पब्लिक में चर्चा है जो पूरी दुनिया में, इसका कारण है सोशल मीडिया। इससे 5 साल पहले जब ये शायद 2019 में हुआ था पिछला महाकुंभ, अर्धकुंभ जो हुआ था 2019 में हुआ था, तब तक अभी सोशल मीडिया आकार ले रहा था भारत में, और सिर्फ मोटे तौर पे ज्यादातर सिर्फ फेसबुक ही जो है वो ज्यादा पॉपुलर था। अभी बाकी ये इंस्टाग्राम और इस टाइप के जो नए हैं प्लेटफॉर्म थे अभी नए थे, और अभी डाटा इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हुई थी, तो यूट्यूब अभी शैशव काल में था। बाकी पिछले कुंभ उस पीरियड की बातें हैं। सर अभी जो सूचना की क्रांति हुई है पिछले 5 सालों में, प्लस आज से 5 साल पहले योगी जी एकदम नए थे, अभी योगी से पूरी दुनिया परिचित नहीं हुई थी। और हालांकि आयोजन पिछला वाला भी बहुत भव्य, बहुत शानदार था। पिछले कुंभ के आयोजन में एक बात जो निकल के आई थी वो ये थी कि उससे पहले के जितने कुंभ थे वो आम गरीब गुरबा लोकल ऐसे लोग जो एक दिन में 30-40 किलोमीटर तक पैदल चल सकें, जो वो दुश्वारियां सारी जो बहुत अत्यधिक भीड़ के कारण होती हैं, और इतने ठंड में स्नान करने वाले वो लोग कुछ और होते हैं। सर जो हमारा इंडियन मिडिल क्लास था ना, वो कहता, वो इन सब चीजों को पसंद करता है, जाना चाहता था, पर वो कहता नहीं हमारे जाने लायक नहीं। और आपको मैं बताऊं, जब पिछले 2019 के महाकुंभ की बात, मैं कुंभ की बात कर रहा हूं मैं, जब चारों स्नान हो चुके ना, तब मिडिल क्लास का ध्यान गया कि अब हमें, और आमतौर पे 4 स्नान के बाद मेला जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होके अब वो धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर
चल पड़ता है। परंतु उधर पिछली बार चौथे स्नान के बाद असली भीड़ उमड़ी थी और उसमें आया इंडियन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास नहीं, जिसको मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कहते हैं, वो लोग आए। और इस क्लास के पास अवेयरनेस भी है, संसाधन भी है, और इस क्लास का जो ओपिनियन है वो मैटर भी करता है। इस क्लास का ओपिनियन पूरी दुनिया में रेजोनेट करता है, पूरी दुनिया वो बात सुनती है। ये क्लास जो है शेयर करता है अपने फीलिंग्स को, अपने अपने साथ हुए अनुभवों को सोशल मीडिया पे शेयर करने वाले लोग। अब जो गांव की महिला बेचारी आई, नहा के चली गई, वो शायद स्टेटस ना लगाए, परंतु जब मिडिल क्लास फैमिली जब स्टेटस लगाएगी ना, तो उसका असर पड़ता है सर। ये इस बार के जो कुंभ की जो लोकप्रियता है ना सर, ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा है। उनके मन में इसके जो सर, जो असली इंडिया था, भारत जिसको कहते हैं, जो गांव में भारत बसता है, उसमें तो पहले से था। इस बार के कुंभ में यह अंतर है कि ये इस कुंभ में मिडिल क्लास बहुत बड़े पैमाने पे, भारत का मिडिल क्लास पार्टिसिपेट कर रहा है। और सिर्फ मिडिल क्लास नहीं सर, अपर क्लास भी। ये सर एक नया, आपको मैं बता रहा हूं, ये योगी जी की पॉपुलैरिटी में एक नया एक अध्याय लिखेगा ये महाकुंभ। और भारत को भी सर एज अ सुपर पावर, हिंदुत्व की सॉफ्ट पावर, और भारत की जो शक्ति है ना सर, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी जो मेधा रही है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि अब तक वेस्ट जिससे अपरिचित रहा है। ये नेहरू के खानदान ने तो भारत को अभी भी सपेरों का देश और हाथी पे चढ़ के डाक बांटने वालों का देश बना के रखा ना सर। तो मोदी ने और योगी ने भारत को इसकी सचमुच, इसकी इतिहास की जो गौरवशाली परंपरा रही है, उससे लोगों को परिचित कराया है। ये कुंभ उसका प्रतीक बन रहा है। और आप देखिएगा कि इस बार जो कुंभ, अभी तो कुंभ शुरू हुआ है ना, अभी तो मात्र मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं सर। ये धीरे धीरे इसके पूर्णता की ओर जाने दीजिए। आप देखेंगे कि इस बार का कुंभ जो है, ये एक जबरदस्त इम्पैक्ट भारत की इमेज बिल्डिंग में पैदा करेगा, और भारत को ये पूरे विश्व में वो जो महागुरु बनने का जो हमारा सपना है ना सर, वो साकार होगा इस महाकुंभ से। ये है मेरी ऑब्जर्वेशन महाकुंभ के बारे में जी। और इसको लेके अकलेश बाबू हमारे, जिनको कुछ लोग कलेश बाबू भी कहते हैं, वो क्यों परेशान है सर? वो तो देखिए, मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई जो है ना उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपने पीक पे चल रही है। कल कांग्रेस ने जो वो एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में जो वो खड़े हुए हैं, तो वो मुसलमानों को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। अखिलेश यादव, इस दौड़ में अखिलेश यादव थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। पिछड़ यूं रहे हैं कि मुसलमान कुछ इनसे नाराज, तो देखिए 2-3 साल से चल रहा है, 4 साल से, और वो मुसलमानों को मौका नहीं मिल रहा था कि उस गुस्से को प्रदर्शित कैसे करें। मैं आपको बताऊं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं थे, परंतु मुस्लिम
वोट बैंक का इतना जबरदस्त प्रेशर था कि जो एनडीए अलायंस में शामिल नहीं होगा या जो एनडीए अलायंस को ऑनर नहीं करेगा, हम उसको अपना दुश्मन मान लेंगे कि तुमने भाजपा को हराने में अपना पूरा योगदान नहीं दिया या तुमने असली लड़ाई नहीं लड़ी। इस प्रेशर में आके मजबूरन अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा था। हालांकि वो जानते थे कि अंत में ये गठबंधन मुझे बहुत महंगा पड़ेगा और ये मुस्लिम वोट बैंक जो है कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। सर ये लिटरली मैं यूपी में होता हुआ देख रहा हूं। संभल ने इस प्रक्रिया को अचानक, जैसे वो आग लगी थी, गलती से आपने पानी की जगह पेट्रोल डाल दिया, आग सर लगी हुई थी, इन्होंने संभल का पेट्रोल डाल दिया। ये गए तो थे कि हम मुसलमानों के खैरख्वाह बनेंगे और जो मस्जिद का सर्वे चल रहा है तो उस सर्वे का विरोध हो जाएगा और ये हो जाएगा कि देखो जी समाजवादी पार्टी ने तो जिस सर्वे का बहुत भयानक विरोध किया। सर आज की तारीख में आज फिर मेरी संभल के 2-3 फ्रेंड से बात हुई है। सर संभल में लोग इतने परेशान हैं कि संभल का हर आदमी, एवरी पर्सन, एवरी मुस्लिम ये इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा घर कब टूट जाएगा। सर 47 साल पहले जो दंगा हुआ था, 47 साल पहले एक फैमिली अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन छोड़ के भाग गई थी। 3 प्रॉपर्टीज को 47 साल बाद उसके मालिकों को रिस्टोर कराया है योगी जी ने 3 दिन पहले। और उस फैमिली कहते जी हम तो भूल ही गए थे, हमारे बुजुर्गों को पता थी कि हमारी एक प्रॉपर्टी है संभल में, कहते हम तो छोड़ के भाग गए थे दंगे के बाद। वो बुला के सौंपाई, ये लीजिए आपकी जमीन। सर ये संभल का जो गुस्सा है ना, ये अखिलेश को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी हर मामले में लीड ले रहे हैं। जैसे कल इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो है एफिडेविट देके एक लीड ले ली। अखिलेश को समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या। तो सर ये उस बौखलाहट का नतीजा है जो ये कुंभ को क्रिटिसाइज करके निकाल रहा है। अच्छा एक चीज आपको बताऊं सर, मुझे लग रहा है कि अखिलेश कहीं वो चौबे जी छब्बे बनने गए तो कहीं दुबे ना बन जाए। सर यादव आर अनईजी, यादव जो समुदाय है वो बड़ा अनईजी है इस बात को लेके कि ये कुंभ की आलोचना करने की जरूरत क्या है। पर उनको कुंभ की आलोचना सिर्फ इसलिए करनी है कि मुसलमान खुश रहे, मुसलमान को ये रहे कि अच्छा, जबकि मुसलमान को कुंभ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुसलमान कहते ठीक है जी बढ़िया बात है, कुंभ चल रहा है तो अच्छी बात है, हमें इससे क्या दिक्कत है। एक आम मुसलमान का तो ये उद्गार है। पर सर इनको मुसलमान, सर एक बार क्या हुआ कि वो एक गौशाला तबेला था, उसमें एक सांड था। हाँ। तो सर सांड, अब गौशाला में सांड तो एक ही काम करता है, तो कोई गाय गर्म होती हीट में आती तो वो सांड चढ़ जाता था। तो वहां एक बैल भी था, तो वो भी इसी तरह सांड की तरह वो गाय पे ऐसे कूद के चढ़ जाने लगा। तो सांड ने एक दिन वो जो ग्वाला था उसने बुलाया कि अरे इधर आ, वो तो चल सांड है, वो उसका काम है, वो कर रहा है, तू बैल है, तू ये किन चक्करों में पड़ रहा है। बोले जी मैं तो सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहा हूं, सांड को ये पता रहे कि मैं गाय नहीं हूं। सर अखिलेश जी अखिलेश जी आपके हिसाब से बढ़िया बैल है। हाँ, अखिलेश जी आज की तारीख में मुस्लिम वोट बैंक के सामने एक बढ़िया बैल है जो बीच बीच में कूद के ये बता रहे हैं कि मैं भी हूं।
मैं भी हूं, मेरे को याद रखना, मैं भी हूं। सर ये सिर्फ मुसलमानों को याद दिलाया जा रहा है कि हम भी हैं, असली आशिक तो तुम्हारे हम ही हैं। मुझे लगता है ये तो कुंदरकी के बाद से तो पूरा ही पागल हो गए हो। तो सर ये स्टोरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ, अच्छा सर अखिलेश को ना एक बात नहीं समझ में आ रही कि ये ऑनस्लॉट जो कांग्रेस की तरफ से हो रहा है ना, इसका मुकाबला कैसे करें। अखिलेश को ये समझ में नहीं आ रही। और इस पूरे प्रकरण में सर आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका है। आजम खान का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है राहुल गांधी को। आजम खान ने नई पार्टी बनाने का पूरा मूड बना लिया है। चंद्रशेखर रावण के साथ उनका प्रीपोल अलायंस होगा। और अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो इस अलायंस की शेप नहीं आई है, परंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां रावण का कार्य क्षेत्र है, जहां रावण का प्रभाव क्षेत्र है, प्लस जहां आजम खान का प्रभाव क्षेत्र है, दे आर गोइंग टू बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स, political force which will have a pre-poll alliance with Congress. कांग्रेस के साथ आजम खान और चंद्रशेखर रावण और एमएम का प्री पोल अलायंस होगा। ये बात अखिलेश को पता लग चुकी है। और यदि ऐसा हुआ तो यादव बीजेपी के साथ जाने को तैयार बैठे। सपा तो सफा हो जाएगी। यादव का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ जाने को तैयार बैठा है। अच्छा तो उसमें एक बात और थी, गांव में जब बातचीत होती है ना, बात आपस में गांव के लोग जब बात करते हैं तो सर है तो हिंदू ही ना, क्यों। और पश्चिम पूर्वांचल में इतना बहुत बड़ा मेगा इवेंट चल रहा है जिसका नाम महाकुंभ है और सारी दुनिया जा रही है। सर 45 करोड़ लोग थोड़े होते हैं। 1/3 ऑफ इंडिया जहां जा रहा है, तो सर उसकी जो हलचल है ना, वो जिसको कहते हैं कि वो जब पृथ्वी भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलती है, सर ऐसे वो पूरा पूर्वांचल इस वक्त उस पदचाप से हिल रहा है। और सर जो प्रयागराज में जो 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे वो सब के सब, या उसमें से ज्यादातर अयोध्या जी भी जाएंगे और काशी विश्वनाथ भी जाएंगे। ये ट्रायंगल बन रहा है वहां पे। तो सर पूरा पूर्वांचल कवर हो रहा है, 40 डिस्ट्रिक्ट्स। तो उसमें सर आम पब्लिक जब गरीब गुरबा बात करती है ना, तो यादव आर बीइंग लेफ्ट आउट इस डिस्कोर्स से। ये तुम तो यादव हो, तुमको क्या मतलब है, तुमको क्या मतलब है हिंदुत्व से। वो कहते अच्छा अच्छा ऐसे कहते, हमको क्यों नहीं है मतलब, हमको कहते नहीं है मतलब, अखिलेश के कहने से क्या होता है। सर ये डायलेमा है अखिलेश का। और मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश इज इन अ वेरी 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 थिक सूप, जिसमें उनके पास हो सकता है अगर उन्होंने अपने पत्ते ठीक से नहीं खेले तो मुसलमान भी जाएगा और बहुत सा यादव भी खिसक जाएगा। यादव सिर्फ इसलिए खिसक जाएगा कि ये तो मुसलमान बचाए नहीं तो हम अपना वोट वेस्ट क्यों करें अखिलेश पे। और यादव की जो अखिलेश के बाद जो स्वाभाविक पहली पसंद बचती है वो बीजेपी है। तो सर बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स इस बात पे निर्भर करती है कि वो आजम खान को चढ़ा बढ़ा के रावण के साथ एक पार्टी बनवा के और इनका प्रीपोल अलायंस राहुल गांधी से करा दे। ये पॉलिटिक्स चल रही है सर पूर्वांचल में। जी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए आज अच्छी चर्चा हो गई, वार्तालाप को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को, नीरज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री